डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए नरेंद्र मोदी। बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई मुलाकात। क्या बोले नीतीश कुमार? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं, तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर उधर कर दिया था। म्यांमार में फिर आए भूकंप, मरने वालों की संख्या हजारों में, राहत और बचाव कार्यों में आ रही दिक्कतें। भारत समेत दुनिया भर से भेजी जा रही है मदद। When we say Vasudhaiv Kutumbakam, the world is one family, we also want to mean it. We want to prove that by action. होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं सर्वमित्रा सुरजन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। ओडिशा में गुवाहाटी जारी बेंगलुरु कामाख्या एसी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 यात्री घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 इनामी नक्सलियों ने किया समर्पण। जिले के एसपी जितेंद्र यादव ने कहा, क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराने का प्रयास रहेगा जारी। नक्सली या तो समर्पण करेंगे या गिरफ्तार होंगे अथवा खत्म किए जाएंगे। महाराष्ट्र के बीड जिले के अर्धमसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन छड़ों से रविवार तड़के किया गया धमाका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदू मंदिर की जगह मस्जिद बनने पर बढ़ा विवाद। मस्जिद का शिलान्यास मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किया। विवाद में हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर मुस्लिम धर्मगुरु को किया गया गिरफ्तार। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों से। रविवार का दिन होने के बावजूद आज राजनीतिक गतिविधियों में हलचल रही। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर पटना में हैं ही। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय में थे। उनके साथ आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला मौका था जब पीएम मोदी संघ के दफ्तर गए थे। इसके बाद मोदी नागपुर में ही दीक्षा भूमि भी गए, जहां डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपने तमाम अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। प्रधानमंत्री मोदी की नागपुर यात्रा और अमित शाह की बिहार यात्रा के राजनीतिक मायनों पर रोशनी डाल रही हैं आंचल। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत की वजह आरएसएस के संगठन की मजबूती और उसकी पहुंच बताई जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय पहुंचने में 10 साल से ज्यादा लग गए, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के पीछे भी आरएसएस का ही हाथ बताया जाता है। खैर, संघ के मुख्यालय पहुंचकर मोदी ने न सिर्फ संघ के संस्थापकों को याद किया, बल्कि संघ की 100 साल की उपलब्धियों की भी चर्चा की। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस के दफ्तर जाने का मतलब सीधा था, संघ के साथ बीजेपी और मोदी के बिगड़ते रिश्तों को साधना। रिश्तों के बनने बिगड़ने का खेल तो आए दिन चलता रहता है, लेकिन सीधे तौर पर रिश्तों के बिगड़ने की शुरुआत तब देखी गई जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस बात से आरएसएस की नाराजगी यूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही दिख गई, लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी के लिए आरएसएस की जरूरत को साबित भी कर दिया। वहीं विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी का आरएसएस दफ्तर जाना कोई नई बात नहीं है। वो दफ्तर भले न जाएं, लेकिन काम उसी के इशारे पर करते हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित कहते हैं, ठीक है, उनका तो आरएसएस के दफ्तर में जाना कौन सी खबर है, आदमी अपने घर जाता है। हम कल कोई आईसीसी जाते हैं तो कोई खबर थोड़ी है, तो अब जाते होंगे प्रधानमंत्री। भाई ऐसे भी संघ एक तरीके से हम तो मानते हैं सरकार चलाता है,
तो गए होंगे वहां कोई दिशा निर्देश लेने, कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिसपे कोई टिप्पणी की जरूरत है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी जगह जा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो संघ के विचार थे बाबा साहब के बारे में, संघ के लोगों ने किताबें जो लिखी हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, संघ के और संघ से संबंधित संस्थाओं ने तो उनके बनाए हुए संविधान को कूड़ा कर दिया था, कहा था इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिन के बिहार दौरे पर आज उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर चर्चा इस बात की थी कि शायद एनडीए नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री फेस बनाकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपना संकल्प दोहराया कि वो बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते थे। तो हम लोग जब आए, और हम ही लोग तो एक ही साथ थे, तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ले ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। वहीं अमित शाह ने बिहार के गोपालगंज में आरजेडी नेताओं और उनके कार्यकाल को खूब याद किया। बिहार से होता था उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम के ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एनडीए गठबंधन के भीतर दरार साफ दिखाई दे रही है। बिहार में 5-6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात भले ही बार बार दोहरा रहे हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब तक बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं कर देती है, तब तक ये मजबूती दिखावटी रहेगी, वास्तविक नहीं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। 10 साल बाद आरएसएस दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और बिहार में गरमाई सियासत। रिपोर्ट सुना रही थी आंचल। और इस बीच सरकार ने जातीय हिंसा से जूझ रहे पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर समेत नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आफ्स्पा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर में 13 फरवरी को ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आफ्स्पा वो कानून है जो सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्रों में कार्रवाई करने की शक्ति देता है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को बिना किसी इजाजत के तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और बल प्रयोग करने का अधिकार मिलता है। इस कानून की मानवाधिकार संगठन अक्सर आलोचना करते हैं। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार भूकंप की विभीषिका से अभी उबर ही रहा था कि आज फिर वहां तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास रविवार को फिर से भूकंप आया। इसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.1 बताई जा रही है। कल देर रात भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप में मरने वालों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। म्यांमार की सत्ता पर काबिज सैन्य शासन ने इसे पिछली 1 शताब्दी में आई सबसे बड़ी आपदा बताया है। भारत समेत दुनिया भर के देश म्यांमार में भूकंप पीड़ितों के लिए मदद भेज रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। भूविज्ञान से जुड़ी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने वाली अमेरिकी संस्था यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का मानना है कि म्यांमार में भूकंप में मारे गए लोगों की संख्या 10,000 तक जा सकती है। बड़ी संख्या में अभी भी लोग लापता हैं। संस्था ने ये आशंका भी जताई है कि इस आपदा से म्यांमार को अपनी जीडीपी से भी ज्यादा बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस बीच म्यांमार में आज एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भूकंप के कारण म्यांमार में कई हवाई अड्डे, सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं, जिससे राहत कार्य में रुकावटें पैदा हो रही हैं। यूनिसेफ की रीजनल कम्युनिकेशन चीफ एलियन लूथी कहती हैं, एलियन लूथी कह रही थी कि इसका सबसे खतरनाक प्रभाव बच्चों पर पड़ा है। ये एक ऐसा देश है जो पहले से ही संकट में है। लाखों लोगों के पास पहले से ही बुनियादी चीजें नहीं हैं। ऐसे में भूकंप उनके लिए एक और बड़ी आपदा के तौर पर सामने आ गया। सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित रखना होना चाहिए।
दूसरी प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि लोगों के पास रहने की जगह हो। इस बीच भारत, चीन, मलेशिया, थाईलैंड समेत कई पड़ोसी देशों ने म्यांमार को आर्थिक मदद भेजी है। साथ ही कई बचाव दलों को भी रवाना किया है। भारत ने आपदा प्रभावित म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं, Several years, India has been the first responder. We talked about Operation Dosti. कि भारत सबसे पहले मदद भेजने वाला देश है। हमने म्यांमार के लोगों को राहत सामग्री और मानवीय सहायता प्रदान की है। न सिर्फ म्यांमार के लोगों को, बल्कि कुछ अन्य देश भी हैं जो इससे प्रभावित हैं, उन्हें भी सहायता भेज रहे हैं। भारत की तरफ से म्यांमार को 40 टन राहत सामग्री भेजी गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 40 और भारतीय सेना की 118 सदस्यों की फील्ड हॉस्पिटल की टीम भी बचाव कार्य के लिए रवाना हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी म्यांमार के सेना प्रमुख मिन आंग हलिंग से फोन पर बात की और मदद का आश्वासन दिया। इस बीच तबाह हुई इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है। राहत कर्मियों का कहना है कि मांडले में मलबे में दबे हुए लोगों को बिना बड़ी मशीनों के नहीं निकाला जा सकता। पर्याप्त संसाधन न होने के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। मांडले शहर म्यांमार में भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। यहाँ की करीब 15 लाख की आबादी में ज्यादातर लोग इस वक्त सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। इसके अलावा म्यांमार का शहर सागाइंग लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। म्यांमार में पहले से ही गृहयुद्ध चल रहा है और इस वजह से वहां राहत कार्य और भी मुश्किल हो गया है। कई इलाके ऐसे हैं जो सेना के कब्जे से बाहर हैं। ऐसे में वहां जाना राहत कर्मियों के लिए काफी जोखिम भरा भी है। हालांकि स्थिति को देखते हुए सत्तारूढ़ सैन्य शासन के खिलाफ म्यांमार की विद्रोही पार्टी नेशनल यूनिटी ने आंशिक संघर्ष विराम का ऐलान किया है। साथ ही ये भी कहा है कि वे फिलहाल गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्य में सहयोग करेंगे। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं आंचल। इस समय भारत में आईपीएल के मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन इन मुकाबलों के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज तय हो गई है। इस सीरीज का शेड्यूल भी सामने आ गया है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। टीम इंडिया 19 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच यानी 21 दिनों में कुल 8 मैच खेलेगी। इसमें 3 वनडे और 5 T20 मुकाबले होंगे। भारत के ये 8 मैच ऑस्ट्रेलिया के 8 अलग अलग मैदानों पर खेले जाएंगे। इस साल भारत के अलावा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली एशेज सीरीज भी शामिल है। भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे का जो कार्यक्रम जारी किया गया है, उसमें 19 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 23 अक्टूबर को एडिलेड में होगा। सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा। वनडे मुकाबले जहां डे नाइट फॉर्मेट में होंगे, वहीं T20 मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई समय के अनुसार रात को खेले जाएंगे। पहला T20 मुकाबला 29 अक्टूबर को कैनबरा में होगा, जबकि 31 अक्टूबर को दूसरा T20 मैच मेलबर्न में खेला जाएगा। 2 नवंबर को तीसरा मुकाबला होबार्ट में होगा। चौथा T20 गोल्ड कोस्ट में 6 नवंबर को खेला जाएगा, जबकि आखिरी मुकाबला 8 नवंबर को गाबा में होगा। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए वनडे और T20 मुकाबलों की बात करें, तो वनडे में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारी पड़ी है, तो T20 में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब तक दोनों ही देशों के बीच 152 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से भारत ने 58 मैच जीते, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 84 बार जीत दर्ज की। वहीं 10 मुकाबले बिना नतीजे के समाप्त हुए। वहीं दोनों में 32 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 11 ऑस्ट्रेलिया ने और 21 भारत ने जीते हैं। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। और अब आज की खास रिपोर्ट। क्या आपको मालूम है कि भारतीय सिनेमा की सबसे पहली नायिका कौन है? क्या आपको पता है कि 1993 में पहली बार कैसे अभिनय और खूबसूरती की बदौलत उस दौर की इकलौती अभिनेत्री ने स्टार का दर्जा हासिल किया? जी हां, हम बात कर रहे हैं देविका रानी की, जो भारतीय फिल्मों की पहली अभिनेत्री थी और जिन्होंने अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर भारत का पहला बॉम्बे टाकीज बनवाया। देविका रानी को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। आज की पीढ़ी के लिए भले ही मौजूदा दौर की नायिकाएं उनकी रोल मॉडल बन जाती हों, उनके ग्लैमर या खूबसूरती के वे दीवाने हो जाते हों, लेकिन आज से 100 साल पहले क्या आप ऐसी खूबसूरती या अभिनय प्रतिभा की कल्पना कर सकते हैं, जब न तो आपको खूबसूरत बनाने के आर्टिफिशियल और आधुनिकतम तौर तरीके थे
और न ही वो तकनीक जिससे बगैर किसी प्रतिभा के भी आप पर्दे पर मंजा हुआ अभिनय करते हुए दिखते हैं। वह भारतीय सिनेमा का एकदम शुरुआती दौर था और उस वक्त महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर ही 100 पहरे थे। ऐसे दौर में भारतीय सिनेमा को सबसे पहली अभिनेत्री मिली देविका रानी। भारतीय सिनेमा के लिए देविका रानी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनकी खूबसूरती आज के दौर की नायिकाओं के लिए भी एक मिसाल की तरह है। 30 मार्च 1908 को देविका का जन्म विशाखापट्टनम में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की खानदान से आने वाली देविका के पिता कर्नल M.N. चौधरी मद्रास के पहले सर्जन जनरल थे और मां लीला चौधरी भी आधुनिक ख्यालों की थीं। कला और थिएटर से नाता टैगोर के खानदान के होने की वजह से तो था ही। स्कूली पढ़ाई के दौरान महज 12 साल की उम्र में ही देविका को थिएटर की ट्रेनिंग और शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया। बेहतरीन प्रतिभा के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। बाद में देविका रानी ने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल और डेकोर डिज़ाइन जैसी विधाओं की भी शिक्षा ली और एलिजाबेथ आर्डन में काम करने लगी। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अभिनेता और फिल्मकार हिमांशु राय से हुई। हिमांशु राय ने अपने पहले प्रोडक्शन लाइट ऑफ एशिया में देविका को सेट डिज़ाइनर बनाया और इसी दौरान उनसे शादी कर ली। फिर एक फिल्म बनाने के सिलसिले में दोनों जर्मनी चले गए। उस दौरान भारत में सिनेमा शुरू हो रहा था। हिमांशु और देविका ने तब भारत में फिल्में बनाने का फैसला किया। हिमांशु की फिल्मों में नायिका देविका रानी ही होती। Will I do it instead? No, darling, we may be watched, and we don't want to upset your father just now. Now or any other time? In a very short time, all our worries will be over. 1933 में उनकी पहली फिल्म आई कर्मा। देविका के अभिनय और उनकी खूबसूरती ने उन्हें उस दौर में स्टार बना दिया। देविका रानी भारतीय फिल्मों की पहली स्टार नायिका बनी। बाद में हिमांशु और देविका ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, जो भारत का पहला सबसे आधुनिक फिल्म स्टूडियो था। जर्मनी से यहां आधुनिक उपकरण मंगाए गए और फिर उस दौर की हर फिल्म बॉम्बे टॉकीज में बनने लगी। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला समेत उस दौर के तमाम कलाकारों ने वहां काम किया। 1940 में हिमांशु राय के निधन के बाद देविका रानी को काफ़ी मुश्किलें आईं। अशोक कुमार तथा कई भरोसेमंद लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया और फिल्मिस्तान स्टूडियो अलग से बना लिया। बाद में परेशान होकर देविका रानी ने फिल्मों से अपना नाता तोड़ लिया। अपने 10 साल के फिल्मी करियर में देविका रानी ने महज 14 फिल्मों में काम किया। 1945 में रूसी चित्रकार स्वेतोस्लाव रोरिक के साथ शादी उन्होंने कर ली और बेंगलोर में जाकर बस गईं। 1958 में उन्हें पद्मश्री दिया गया और 1970 में दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजी गईं। 8 मार्च 1994 को देविका रानी ने सबको अलविदा कह दिया। उनके योगदान को भारतीय सिनेमा कभी भूल नहीं सकता। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीवी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।